सेना में भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव को लेकर देश भर में नाराजगी है, आक्रोश है। हरियाणा में आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। हरियाणा में शहर शहर आज भी अग्निपथ योजना के विरोध में कोहराम मचा हुआ है। कई जगहों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। एक और हिंसक प्रदर्शन, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं, और जो लोग इस प्रकार की कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए। ये अग्निवीर तो झूठा नाम दिया है, ऐसे ही जुमला है ये। हम इसे वापस करवाएंगे। ना रैंक है, ना पेंशन है, ना ग्रेजुटी है, और जो चपरासी की तनख्वाह है उससे भी कम तनख्वाह है, तो ये बच्चे जिएंगे कैसे? भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही राष्ट्र हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के हित में है। उनकी फ्रस्ट्रेशन को पहले आप एड्रेस कीजिए, उनसे बात कीजिए, आप उनको दिखाइए कि आप सही रास्ते पर उनको लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने आप पर भरोसा किया है, इस सरकार पर भरोसा किया है, और आज आपने देश के युवा के साथ वादा खिलाफी की है। आप ये कहते हो कि उसके बाद अलग अलग फोर्सेज में जा सकेगा। अलग फोर्सेज में अगर कहीं कोई जगह होती तो आज आप फिर उनकी नौकरियां निकालते कि नहीं निकालते? आप तो मतलब उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हो। पूरा जिंदगी, पूरा जीवन जो जवान सेना के अंदर देना चाहता है, उनकी भावनाओं के प्रति ये खिलवाड़ है। देश की सेना को कमजोर करने की साजिश है। तो आप नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपके सामने रखते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आप राजी नहीं हैं, आप अपनी बात रखिए ना। कई तरीके हैं आपके पास, लेकिन क्या ये सही है? सवाल ये, क्या प्रदर्शनों बार बार जो हम सवाल कर रहे हैं, ये तरीका जायज है क्या? बताइए, बिहार में 10 ट्रेनें अगर आप जला देते हैं, अलग अलग जगहों पर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्या ये सही है? यही तरीका, क्या प्रदर्शन का तरीका जायज है? सवाल है। हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन है? क्या वाकई राजनीति हो रही है? शरारत है किसी की? क्या ये शरारत पूरे देश में अब फैल गई है? ये कुछ सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि तनख्वाह भी चपरासी की तनख्वाह से कम है। आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भरोसा जीतिए, आप बातचीत कीजिए। बीजेपी कहती है कि दरअसल इन युवाओं को पथभ्रष्ट करा जा रहा है, इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है इस योजना को। कई तर्क हैं सभी दलों के अपने अपने। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा शुरू करेंगे। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे। केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हैं। अरुण हुड्डा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। राकेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जी को एक बार दिखाइएगा मेरे साथ। राकेश जी, राकेश शर्मा जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है योजना सरकार की, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अगर इसके हम बेनिफिट्स देखें तो क्या है, और अगर कुछ कमियां जिनमें तब्दीली होनी चाहिए तो वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कि जो अग्निपथ योजना है, सेना डिफेंस मिनिस्ट्री है और सरकार को ये जल्दबाजी में लाया हुआ कदम है। सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाना चाहिए कि जो बहाली है, आपने देखा होगा 2 साल से पूरे देश में सेना के अंदर जो युवाओं में जो जोश होता है कि हम सेना के अंदर आए,
वो तैयारी करते हैं, साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं। 2 साल से भर्ती नहीं हुई। दूसरी बात क्या हुई कि कुछ लोगों ने मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर किया, उनका रिटन टेस्ट होना था। वो आस लगा के बैठे थे कि जब सेना की बहाली शुरू होगी उनका नंबर आएगा। सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि 2 साल एज बढ़ा के, परंतु मेरा मानना है कि रेगुलर बहाली के साथ साथ इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेना था। फॉर एग्जांपल, हमें साल में 50,000 लोगों को सेना के अंदर लेना है, तो हम 30 से 40,000 रेगुलर बहाली लें और 10,000 की जगह 40,000, क्योंकि 25% को रिटेन करना है। और हम देखें कि 4 साल के अंदर इसके क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी था, जो युवाओं के सेंटिमेंट को समझना ज़रूरी था। परंतु मैं पूरे देश में नवयुवकों से एक अपील करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, जो योजना है उसको समझें। अगर इसमें कहीं कमी है, इस पर बातचीत की जा सकती है। कल भी मैं किसी चैनल पे था, मैंने कहा कि सरकार को इसमें पूर्व सैनिक संगठनों से भी बात करनी चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए, और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसके ऊपर बैठक करके अगर इसमें कहीं संशोधन की बात है उस पर देखना चाहिए, ताकि आक्रोश न फैले और योजना को आगे लागू करने की मूलभूत जो चीज़ें हैं उसमें अगर कहीं कमी रह गई है तो उसमें सुधार कर सके। आपने जो बात कही कि पायलट प्रोजेक्ट और जल्दबाजी का, अगर इसमें तब्दीली भी अगर हो सकती है, अभी हम तो नहीं कहते क्योंकि सरकार ने एक चेंज किया कि 21 की जगह 23 साल कर दिया अप्लाई करने वालों के लिए, वो भी पहले साल के लिए। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सरकार यहाँ पर कर सकती है, अगर करती तो शायद इस तरह का विरोध नहीं होता। अभी मैं पॉलिटिकल पहलू पे नहीं आऊंगी कि ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, विरोध का तरीका गलत है, गलत है, गलत है, इसे मैं ज़रूर मानती हूँ, हम सभी कहते हैं। लेकिन सर अगर चेंजेस का जिक्र करें तो वो क्या हो सकते थे या किए जाने चाहिए तो इस तरह का विरोध ना हो? देखिए, सेना में लोगों का सबसे बड़ा रुझान होता है पेंशन, कि अभी हर सरकारी नौकरी में पेंशन बंद है। सेना का जो कठिन जीवन है, मैंने खुद 20 साल काम किया हुआ है अलग अलग वायुसेना के मोर्चे पे। उस कठिन जीवन के कारण जो युवा सेना में आते हैं उनका पहला देश सेवा होता है, और उसके साथ लगा होता है कि उनका परिवार, उनका घर सुरक्षित है। हर घर बार से दूर रह के सब कुछ करके एक जो आस होती है उनकी कि लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी होगी, उसका झटका युवाओं को दिख रहा है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी खत्म हो रही है। परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अवसर भी है, इसको एक अवसर के तौर पे देखें कि आपको एक अर्ली एज में एक मौका मिल रहा है कि सेना के अंदर जाएं, आप ट्रेनिंग लें, अपने आप को उस लेवल पे करें और बाहर में आप तैयारी करें। इसके साथ साथ सरकार को इसमें कुछ और कदम उठाने होंगे कि पारामिलिट्री फोर्सेस में 40 से 50% उनकी जो साल की वैकेंसी होती है, जो हमारे अग्निवीर बाहर जाए उनको वहाँ एकोमोडेट करें, वो बाहर में भटके नहीं। सर मैं आज भी मैं देख रहा हूँ सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए। आपने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी। 17.5 साल की एज से लेके 21 साल, मान लीजिए 23 साल पहले साल में, ये एक वो वाला टाइम भी होता है। अगर हम खुद भी देखें, आप 10वीं पास करते हैं या 12वीं पास करते हैं, उस वक्त आप भी कंफ्यूज होते हैं कि आप अपने करियर में क्या करेंगे। मानिए आप 4 साल वहां पे गए, 6.5 महीने 1 साल की आपकी ट्रेनिंग और आपने वहां पे सर्व किया। आप टेक्निकली कितने साउंड हो जाएंगे या कितने प्रशिक्षित हो जाएंगे कि आप जब बाहर आएंगे, वो जो 75% बाहर आएंगे, उनके लिए ऑप्शंस होंगे या वापस जीरो से शुरू नहीं होगा? ठीक है, आप डिसिप्लिन हो सकते हैं, आप ट्रेन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होंगे आपके पूरे व्यक्तित्व में। बोलिए सर आप। हाँ, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। प्लीज इसका जवाब देना चाहूँगा। 15 साल 20 साल जो लोग सेना से बाहर आते हैं, आज भी उनको नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। हम राज्य सरकारों के सहारे उनको नहीं छोड़ सकते। जब एक मास में लोग बाहर आएंगे 4 साल के रोटेशन पे, हर साल जब अग्निवीर बाहर आएंगे, उसकी अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप एक कोई डायरेक्शन दे कि हम अपने
पारामिलिट्री फोर्सेस, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, आसाम राइफल हो, उसमें हम 50 to 60% अग्निवीरों को लेंगे, सो दैट वो एक ट्रेंड मैन पावर आपका एकोमोडेट हो सके और उनके मन में संदेह ना हो कि मैं बाहर आऊँगा। अधिकांशतः इसमें गरीब परिवार से, गांव से बच्चे आते हैं। बिल्कुल। उनके लिए मुश्किल क्या होता है कि जब वो दोबारा गांव में जाएंगे तो 10, 11, 12 लाख से उनका पूरा ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक प्लान की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल और सर, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी बात करूंगी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, अगर सरकार ये कहती है, सरकार का ये तर्क है, ये हमारे देश के लिए कितना अच्छा है, ये जरा मुझे समझाइएगा आप सर। देश के लिए तो, देश भी तो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ना, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए कितना सही एक स्टेप होगा। देखिए, बहुत सारे देशों में जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ कंपलसरी भी है कि सेना में 4 से 5 साल तक जॉब लोग करें। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है। देखिए, सेना में जहाँ तक सिक्योरिटी का मुद्दा है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 साल के लिए जो आ रहा है उसके दिमाग में हमेशा रहेगा मुझे बाहर जाना है, या तो मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं पैसे जोड़ लूँ। उसका देश सेवा पे कितना ध्यान रहेगा, उसको आप फ्रंट मोर्चों पे नहीं लगा सकते, उसको कहीं ना कहीं बैक एंड में रखना पड़ेगा। तो वो बहुत सारा चीज़ सीख नहीं सकता जो सीखना चाहिए। और जो सेना को चाहिए, एक सैनिक 5 से 6 साल लगता है जब वो तैयार होता है कि फ्रंट लाइन पे जाए, वहाँ वो अपने आप को फ्रंट लाइनर बन सके। ठीक है सर। तो इसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी होगी। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि रेगुलर भर्ती के साथ साथ इसको पायलट प्रोजेक्ट पे रूप में लेते, फिर इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है ये देखना जरूरी। ठीक है सर, ये इस वजह से आपसे भी मैंने शुरू में चर्चा की ताकि लोग भी इसके पहलुओं को समझ सके। वंदना पोपली जी, क्या जल्दबाजी हो गई, युवाओं को भरोसे में नहीं ले पाए? वंदना जी हैं हमारे साथ। वंदना जी, क्या जल्दबाजी हो गई? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में अलग अलग जगहों से, अगर सिर्फ हम हरियाणा के ही संदर्भ में बात करें तो। जी ना, 2 बातें हैं, मैं बात एक्सप्लेन करना चाहूंगी, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी कि बीच में आप मुझे टोके नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो उसके बाद आपके जितने प्रश्न है वो मैं ले लूंगी। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कंपनी की बात नहीं कर रहे कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ऐसी किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात करें आर्मी की, और आर्मी के जो डिसीजंस हैं वो आर्मी बेहतर ढंग से लेती, सरकार के पीछे खड़ी रहती है। मुझे लगता है यहाँ पर जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं और बाकी जितने लोग हैं, उन्होंने तकरीबन 2 साल तक इस विषय में उन्होंने और उसके लेकर आए हैं। और जब वो लोग 2 साल तक इसको डिस्कस कर रहे थे तो सर्टेनली उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें रही होंगी। बदल चुका है, तो ये बॉर्डर वाले जो युद्ध है वो कैसी चीजें आ रही है, तो हमें और भी ज्यादा ट्रेंड लोग चाहिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था। आप इजराइल में देखिए, इजराइल में जितने लोग हैं वो ट्रेन होना पड़ता है, आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है। हालांकि उनका टाइम, उनका तकरीबन 32 से 36 महीने हैं, उनको आर्मी के अंदर जाना ही जाना है। ऐसे और बहुत सारी कंट्री, आप यूएसए ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, मतलब जितने भी हमारी डेवलप कंट्रीज है वहां पर इस तरह का सिस्टम है। तो ये सिस्टम है, इसके पीछे कारण जरूर होगा, इम्प्लीमेंट किया गया है। जब देश हमसे कुछ मांगता है तो देश हमें कुछ देता भी है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं उन अग्निवीरों की जो जाकर सेवा करेंगे, तो यहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि वो 4 साल बाद क्या करेंगे। देखिए, अगर कोई बच्चा अगर जॉब के लिए जाता है तो उसका मिनिमम एज क्या होगा? जब वो जॉब करने के लिए जाएगा उसका मिनिमम एज होता है 21 ईयर। तो यहाँ पर जो 17.5 साल का बच्चा है वो उसको लिया जाएगा, और 21 साल में जब वो निकल कर आएगा तो उसके पास इतना अमाउंट होगा कि वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, नई जॉब भी ले सकता है। आप ये देखिए, वो खाली हाथ नहीं आ रहा है, उसके हाथ में पैसा है, पर मंथ भी कमा रहा है, और उसको रिटायरमेंट में भी उसको पैसा मिल रहा है। उस पैसे को वो लेकर आएगा, वो अपनी जॉब भी ले सकता है। 21 साल का बच्चा
जिस समय आप सोचते हैं कि अब एजुकेशन आप उसमें उसकी सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट 50% उसी की सैलरी का होगा, जो 11 लाख रकम का जिक्र होता है कि उन्हें उसे मिलेगा, वो उसकी सैलरी का पार्ट भी होगा उसमें। और आपने इजराइल का जिक्र किया, तो देखिए जिस अमाउंट का जिक्र हो रहा है, वंदना जी एक सेकंड, मैंने आपकी सुना। वंदना जी सुनिए तो सही, बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम सब बहुत ध्यान से इस पर सीरियसली बात करें। आपने इजराइल का जिक्र किया, देखिए अमेरिका और चाइना का तो रक्षा बजट हमें देखना पड़ेगा, हम तो कहीं खड़े नहीं होते उनके सामने, पहली बात। दूसरी बात, आपने इजराइल का जिक्र किया, वहां की तो पॉकेट मनी जो है ना, सुनिए ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो ये नहीं है जो हमारे यहाँ स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है इजराइल में। दूसरा, वहां पर इसी वजह से मैंडेटरी है, वहां की तो पॉकेट मनी भी जो सैलरी इन्हें मिलने वाली है उससे ज्यादा है। मैं सिर्फ आपके सवाल का आंसर कर रही हूं। आप मुझे ये बताइएगा बहुत शॉर्ट में, सुनिए ना, मुझे बाकी मेहमानों से भी बात करनी है। ये हमारे देश के लिए कैसे अच्छा होगा, ये जरा बताइए। इस पर आप लोगों का क्या होमवर्क है, क्या आप लोगों के पास ब्रीफिंग है? हमारे देश के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कहते हैं कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए कितना अच्छा है? ये सबसे पहले देश के लिए ही अच्छा है। मैंने आपको कहा कि जब आप देश के लिए कुछ करते हैं तो देश उसके बदले में आपके लिए भी करता है। जब सेना में जवान जाते हैं तो उसके लिए देश ध्यान रखता है। अब तो सुप्रीम उसको सेक्रीफाइस कर देता है तो भी देश उसके बारे में सोचता है। ये सबसे देश के लिए अच्छा है। बाद में मैं पहले ही आपको कैसे अच्छा है बताइए ना, कैसे अच्छा है, कैसे? थोड़ा लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं बता रही हूँ, मैंने आपको कहा कि अभी जो युद्ध का स्वरूप है वो बदल चुका है। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बॉर्डर पे लड़ना, आपको हर जगह लड़ना पड़ेगा। आतंक जो है जिस तरह से पैर पसार रहा है, जिस तरह से शहरों के अंदर अटैक किए जाते हैं, उसमें हर जगह आपको ट्रेन्ड पर्सन चाहिए। ट्रेन्ड आपको आर्मी में बॉर्डर पे नहीं चाहिए, आपको देश के अंदर भी चाहिए। और जितने ज्यादा हमारी यंग जनरेशन जाएगी उतना बेहतर होगा। हमारी एवरेज एज क्या है? इट इज अप्रॉक्स 36, और उसको कितना होना चाहिए, उसको अगर हम कम कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। अब आप ये देखिए 25% लोग तो रिक्रूट हो जाएंगे, उनको तो जॉब मिलेगी, लेकिन जब जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं सेना में तब उनको 30 में से 1% चुना जाता है, जितने लोग अप्लाई करते हैं। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 में से 25 लोग चुने जाएंगे। और एक चीज और, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो जरूरत के हिसाब से परसेंटेज भी बढ़ सकती है, टाइम पीरियड भी बढ़ सकता है। अभी हम सकते में तो जाएंगे नहीं कि क्या हो सकता है। जो आज हमारे सामने पेपर्स हैं, हम तो उसी पर बात करेंगे ना वंदना जी। और हाँ, और रही बात, आपने कहा कि सुनिए ना, आपने कहा कि 1% सिलेक्शन होता है, जो आप रेशियो बता रही हैं। यहाँ तो एक वैकेंसी पे 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इसी देश में ये भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बड़ा मसला है। केवल ढींगरा जी, आपने वंदना जी को सुना, फिर आप लोग, ठीक है मैम प्लीज, मैं बाकी मेहमानों को एक बार शामिल कर लूं। केवल ढींगरा जी, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं पूरी, सुरजेवाला जी कहते हैं कि ये तो जो चपरासी है उससे भी कम पैसे दिए जा रहे हैं, शैलजा जी कहती हैं कि भाई भरोसा जीती है पहले। क्यों आपको लगता है कि युवाओं का भरोसा नहीं जीता, सरकार ने जल्दबाजी कर दी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने देश को 8 साल के अंदर प्रयोगशाला बना लिया है। जिस तरह से आपने देखा होगा, नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर काले कृषि कानून जो लाए थे, और आप जो ये ले आए अग्निवीर। आप देखिए, पहले नोटबंदी में भी ऐसे ही हुआ, देश का क्या हाल बना। जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसमें क्या हाल हो गया। कृषि काले कानून जब बनाए थे, फिर उसको लिए सभी को आतंकवादी ठहरा दिया, फिर वापस ले लिए। इतनी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी में भी कितनी सारी इम्प्लीमेंटेशन, नोटबंदी में भी कितनी सारी इम्प्लीमेंटेशन। और अब जो है ये वाला जो लाए, अभी कल लॉन्च करने के बाद साथ ही दोबारा रक्षा मंत्री जी आ गए और उन्होंने कहा 2 साल हमने अब लिमिट बढ़ा दी है। ये देश को प्रयोगशाला क्यों बना लिया इन्होंने? ये हमारा देश जो है, इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सर कमी बताइए, कमी क्या है वो मुझे बताइए आप। देश को सुनिए, कमी तो मैं बता रहा हूँ। ये जो 4 साल का जो बनाया है सिस्टम, ये जो लोग हैं वो सड़कों पे क्यों उतरते हैं? क्योंकि इनको कानून बनाने से पहले समझना चाहिए। कृषि कानून बनाए थे तो लोग सड़कों पे रहे, बाद में इन्होंने वापस लिए। अभी जो ये अग्निवीर जो कानून बनाया है कि 4 साल जो है वो कंट्रैक्चुअल जो रहेगा बंदा, और उसकी सैलरी जो है वो करीबन मात्र 30,000 रहेगी, तो वो पीएम से कम सैलरी की बात जो इन्होंने की है वो वही बात तो है।
कि एक आदमी को कंट्रैक्चुअल को और उस तरह से उसको देश के बॉर्डर्स के ऊपर जहां इतनी ठंड पड़ती है और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस जगह पे गन्स देके भेजेंगे आप, और अगर मान लो वो कल लड़ाई लग जाती है किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश से हमारी, तो क्या सिस्टम रहेगा? क्या वो गन डाउन कर जाए मान लो, तो ये कर्नल जर्नल हमारे क्या उनको आदेश दे पाएंगे और वो गन डाउन कर जाए कि हमें अपना घर देखना है, हमें अपनी भविष्य देखना है, वो पीछे को अपना सिस्टम देखेंगे कि हमारे साथ ये क्या बन रहा है, कल को हमें तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, कल को तो हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो किस तरीके की ये जो ये इन्होंने सिस्टम ले आ रहे हैं देश में, इनको पहले सोचना चाहिए कि हम ये काम क्या कर रहे हैं। जब इनको यही नहीं मालूम कि ये काम सही बैठेगा नहीं बैठेगा। इजराइल जैसे देशों की बात करते हैं, इजराइल जैसे देश जो है वो विकसित देश है, ये कहां उनकी बराबरी कर रहे हैं, ये कहां उनके सिस्टम। हमारा देश 140 करोड़ का देश है, उसके बीच में जितने हमारे लोग जो है भर्ती के लिए, बेरोजगारी के लिए, जितनी हमारे हालात जो खराब है उसको ठीक करने के लिए मूलभूत सुविधाएं के लिए सोचना चाहिए। ये लोग 4 साल के लिए सिस्टम बना के बैठ गए। अब इन लोगों को यही नहीं समझ, ये प्रयोगशाला बना रहे हैं। हमारे देश में 8 साल से जो प्रयोगशालाएं मोदी ने बनाई है, इससे देश ध्वस्त हो रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है और हमारे देश का जो रुपया है वो गिर रहा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है सर, ठीक है। विजेंद्र रेणु जी को दिखाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी। विजेंद्र जी, जब कारगिल हुआ था तो सबसे ज्यादा जनाजे जो आए थे वो हरियाणा में आए थे सर। ये हरियाणा वो जमीन है, हमें नहीं भूलना चाहिए। हर गांव में हर जगह। लेकिन आज जब हरियाणा की हम ये जलती तस्वीरें देख रहे हैं तो शर्मिंदगी होती है सर। ये वही युवा है ना, इन्हीं के बड़े सेना में रहे, लेकिन आज अगर आप गाड़ियां तोड़ेंगे, सड़कों को तोड़ेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, ट्रेनें फूकेंगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, आपकी बात कौन सुनेगा सर? इस व्यवहार से, इस तरीके से बताइए सर आप। और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ सर, आप पैनल में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप मर्म समझ रहे होंगे, मेरा भी, प्रदेश का भी और देश का भी। हाँ बिल्कुल जिनत जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के पूरे युवा वर्ग से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही समझदारी से अपने विरोध को जताने का काम करे, हिंसक प्रदर्शन ना करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। जो फैसला सरकार ने लिया है उसके खिलाफ युवाओं को अपना विरोध प्रदर्शित करने का पूरा लोकतांत्रिक हक है, वो अपना विरोध करें, लेकिन प्रदर्शन को शांति प्रिय ढंग से चलाएं। जिस प्रकार से कुछ समय पहले किसानों ने, जो कि किसान थे, युवा तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कितने शांति प्रिय ढंग से लगभग 13 महीने तक अपने आंदोलन को चलाया और उसी की जो है ना, उसी से सीख लेते हुए प्रदर्शन को हिंसक ना बनाए और आत्महत्या ना करें। ये हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी से गहरी अपील है। जिन्हें जी मैं कहना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फैसले ले। ये एक बहुत गंभीर फैसला है। मैं भी आर्मी से बिलोंग करता हूं जिन्हें जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आर्मी एजुकेशन में कोर में सर्विस करके आया हूं और वहां जो जवानों का वर्किंग होता है, जवानों की एक्सरसाइज होती है, उनको अपने एक्सरसाइज अभ्यास करना पड़ता है, लड़ाई के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और बहुत उनको लेबर करनी पड़ती है। मैं ये पूछना चाहता हूं जी आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार ने ये नीति अग्निपथ की नीति बनाई है और उनको अग्निवीर का नाम दिया है, वो वीर कहां से बनेंगे? आप उनको 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं। जो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेंगे, पहली बात तो यह है कि 4 साल में किसी भी जवान का घर का मोह ही पूरा नहीं छूटता है, वो कहीं ना कहीं घर के अंदर उसकी आत्मा पड़ी रहती है, तो 4 साल में वो आर्मी से जुड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो जुड़ भी जाएगा तो एक सेना में ये चीज होती है, नाम है, निशान है, और एक और इसमें था कि एक पहले आदमी नाम के लिए काम करता है ताकि मेरी नाम, नमक, निशान सर, 3 चीजें, नाम, नमक, निशान। हाँ जी, नाम, नमक और निशान। हाँ, तो नाम के लिए मरता है फौजी, और एक जो है ना नमक खाता है फौज का, देश का नमक खाता है, उसका कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है।
और तीसरा जो है उसका निशान होता है, जिस पलटन में वो काम करता है उस पलटन का जो निशान होता है, मेरा निशान बदनाम ना हो, मेरा निशान झुके ना, उसके लिए काम करता है। तो पहला क्वेश्चन सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही है कि जिस व्यक्ति को ये पता है वो केवल मात्र 4 साल के लिए इनरोल हुआ है आर्मी में, तो वो इस काम के लिए नाम, नमक और निशान के प्रति उसका मोह नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरी बात, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, एक लॉयल्टी होती है। जब उस बंदे को ये पता है कि तू केवल मात्र 4 साल के लिए यहाँ पर आया है और सरकार तेरे को 12 लाख रुपए दे करके इसलिए भेजना चाहती है और इसलिए पैसा दे रही है 12 लाख रुपए का, ताकि तू सिविल में जाकर के सेट हो जाएगा, तो उसके अंदर जुनून कहाँ होगा, उसके ऊपर जज्बा कहाँ होगा, उसकी लॉयल्टी कहाँ होगी? तो वो आप किसी भी सूरत में उस नौजवान में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकती है। और तीसरी बात, ठीक कहा नौजवानों के, मैंने आज आप दिन में भी आपका चैनल देखा, आपने काफी दिखाया है जो जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक जवान का ये सोचना कि जब मैं वापस घर में आऊंगा 4 साल के बाद, कहीं ना कहीं मेरा जो एटीट्यूड है वो 4 साल आर्मी में लग गया, अब सिविल में आने के बाद फिर मुझे नए सिरे से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे कहाँ सोशल सिक्योरिटी मिली और वो 4 साल मेरे क्या काम आएंगे? इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्ली दी जाती है कि वो एक डिसिप्लिन उसके अंदर आएगा और उसको 12 लाख रुपए मिलेंगे, 5-7 लाख रुपए उसको सैलरी मिलेगी, लगभग 20 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे और 17 से 21 साल तक या 24 साल तक ऐसा कौन सा नौजवान है जो 20 लाख रुपए कमा लेता है? अरे भाई, इस बात को आप छोड़िए, उसका जो फिजिकली मेंटली डाइवर्शन ऑफ मेंटल होगा, माइंड होगा, वो कितना। मैं इसे भी स्पष्ट करती हूँ सर, पहले साल में उसे 30,000 रुपए उसकी तनख्वाह होगी, जिसमें से 21,000 मिलेंगे, 9,000 रुपए उसके सेव होंगे। दूसरे साल में 33,000 मिलेगी तो 23,100 रुपए उसे मिलेंगे और 99,100 रुपए उसके सेव हो जाएंगे। फिर तीसरे साल में 36,500 रुपए उसकी तनख्वाह होगी, जो कि 25,580 रुपए मिलेगी और 10,950 रुपए सेव होंगे। इतने ही सरकार भी सेव करेगी। और चौथे साल में 40,000 उसकी तनख्वाह होगी और फिर 28,000 रुपए उसे मिलेंगे, 12,000 रुपए सेव होंगे। और आखिर में क्या होगा, 5,02,000 रुपए उसका अपना कंट्रीब्यूशन, 5,20,000 रुपए, और इतना ही सरकार का है। तो ओवरऑल वो कुछ खास, मैं कहूँ 11,71,000 रुपए लेके जाएगा, आधा उसका है, आधा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो आप इशू उठा रहे हैं, अगर मैं आपसे चेंज की बात कहूँ कि ठीक है पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया जा सकता था, क्या थोड़ा और होमवर्क की जरूरत थी? हाँ या ना में सर, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। बिल्कुल जीनत, यही बात है कि जल्दबाजी में स्टेप लिया गया। इसको पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर पहले लेना चाहिए था, इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक ये एकदम इसको उतारने का काम करते हैं। देखिए, यही सरकार ने नारा दिया था 2014 में कि हम 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, और अब इन्होंने 9 रैंक 9 पेंशन वाली योजना लागू करने का काम करे। कहीं ना कहीं इसमें हमारी आर्मी को नुकसान है, हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा होगा। जो जवान के अंदर एक जज्बा होता है, मैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं, ऐसे नौजवानों में ये जज्बा नहीं होगा। और एक और मैंने सुना था अभी जिन जी, एक सेकंड और लूंगा कि इसमें जो 4 साल के बाद 25% ये रोक रिटेन कर रहे हैं, उस 25% को भी नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ही रिटेन किया जा रहा है। आफ्टर 4 ईयर अगेन से उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में देश की जो सेना है वो वास्तव में कमजोरी उसमें आएगी। ठीक है, हमारे लिए तो दोनों ही उतने महत्वपूर्ण है, युवा भी और हमारी सेना भी। अरुण हुड्डा जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरुण जी, आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। मैं यही समझना चाह रही हूं, ये कहा जा रहा है कि प्रेरित है, ये जो युवा सड़कों पर है। तमाम नेताओं के आप स्टेटमेंट सुनेंगे, अभी आपने वंदना जी को पैनल में सुना, समझ नहीं पा रहे हैं, युवा जल्दबाजी कर रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों भरोसा नहीं है अगर सरकार एक कोशिश कर रही है तो? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विरोध कौन कर रहे हैं। विरोध वो बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने भरी दोपहरी में कई साल तक कड़ी तपस्या कर कर अपने शरीर को तपाकर आर्मी के लिए तैयार किया है। वो बच्चे कर रहे हैं जो अच्छी शिक्षा से पहले ही वंचित थे। वो बच्चे कर रहे हैं जिनको 2 करोड़ रोजगार का वादा 2014 से दिया गया था और आखिर में आकर ये झुंझुना उनको थमा दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी उनके लिए सही नहीं है। उन बच्चों को बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि क्या उन इसमें किस तरीके से उनके लाभदायक रहेगा। और वो बच्चे कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो गए हैं,
इस स्कीम को सुनकर। कोई भी स्कीम या कोई भी नीति आती है सरकार की तो खुशी की लहर दौड़ती है, एक समय होते थे। और अब तो डिप्रेशन इतना, अभी से डिप्रेशन हो गया है। तो ये बच्चे जब सेना में जाएंगे तो एक एक मिनट पर इनका सर पर तलवार लटकी रहेगी कि ये 4 साल के बाद कौन निष्कासित होगा और कौन बचेगा। और दूसरी बात, 4 साल में हम एक अच्छा जवान तैयार नहीं कर पाते। 4 साल में इन बच्चों को ये भी क्लियरिटी नहीं है कि कितने दिन ट्रेनिंग रहेगी, कितने दिन की इनकी छुट्टियां रहेंगी, तो वो सेना में कितना समय बच्चा एग्जैक्टली देगा। क्या इनको सिर्फ फाइलें उठाने के लिए यहां से वहां के लिए रखा जाएगा? तो क्या हम नौसखिए जवान तैयार कर रहे हैं? आज समय ये है कि चाइना हमारे सिर पर खड़ा है, हम पड़ोसी देश हमारे को दिन प्रतिदिन आके दिखाते रहते हैं, और हम बात करते हैं इजराइल के सिस्टम को यहां लागू करने की। इजराइल से हमारा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, हम जनसंख्या के मामले में जमीन आसमान का फर्क है, रक्षा बजट के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। वहां की बहुत सारी चीजें अलग हैं, यहाँ की बहुत सारी चीजें अलग हैं। एक किसी दूसरे देश के एक्सपेरिमेंट को अपने बच्चों पर थोपना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। आप उनको अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। सरकार को ऐसे कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जब ये बच्चे 4 साल से अपनी नौकरी कर कर बाहर निकलेंगे तो दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे है। मेंटली फिजिकली टॉर्चर भी हो, सबसे ज्यादा तो मेंटली प्रेशर इन पर रहेगा। तो इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी हौसले की बात नहीं है। सेना और सैनिक का काम ही सबसे पहले हौसला होता है, एक जज्बा होता है, अपना एक कर्तव्य समझते हैं वो नाम, नमक और निशान के प्रति। तो इस चीज में तो सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। और तमाम बहुत सारी भर्तियां खाली पड़ी हैं, सेना में खाली हैं पोस्टें, रिजर्व आर्म फोर्सेज में खाली हैं, पुलिस में खाली हैं, वो आप क्यों नहीं भरते? आप नए नए एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? आप पेपर निकलते वो रद्द हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं। एक पेपर को भरने, फॉर्म भरने की हजारों रुपए फीस, आप बच्चे को मजबूर होकर सोचना पड़ता कि वो कौन सा फॉर्म भरे और कौन सा ना भरे। गरीबी इस कदर है कि एक जी मैम, हाँ बात पूरी कीजिए, बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी तो मैडम, हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है। और इस हालात में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गलत होगा। उनको सीधी नई भर्तियां खोलनी चाहिए। कोरोना काल में जो 2-3 साल से नहीं निकले उनको एज रिलैक्सेशन के साथ नई भर्तियां सरकार को खोलनी चाहिए। वंदना जी, और इस की हमारी मांग है और इसी में आम आदमी अपनी मांग को उनके शामिल कर कर सरकार तक पहुंचा रहा है। वंदना जी, आपने पूरे पैनल को सुना होगा, क्या आप खुद भी नहीं मानती कि हाँ कुछ संभावनाएं हैं, हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं? भरोसे में तो देखिए युवाओं को लेना पड़ेगा ना, जो सड़कों पर हैं। वंदना जी, देखिए बात आपकी सही है कि युवाओं को लेना पड़ेगा, और हम जो रक्षा मामलों के एक्सपर्ट बैठे हैं, लोग पार्टी के प्रवक्ता नहीं पाता। आप बताइए जीनत, आपको इतना आसान हो गया कि आप उनसे मानसिक रूप से इस चैनल से नहीं जुड़ पाई। वो कह रहे हैं कि 4 साल में तो मानसिक रूप से जुड़ ही नहीं पाएगा सेना से। मैं सेना से आज भी अपने आप जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए ये जो कंपैरिजन, मैं थोड़ा सा आपका ऑडियो प्रॉब्लम है उसे जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछ रही हैं तो मैं तो अपना, सुनिए ना, देखिए जब सवाल होते हैं इस तरह के, तुलना नहीं होती। ग्रेजुएशन से लेके मास्टर से लेके 5-6 इंटर्नशिप करने के बाद, कई संस्थाओं में काम करने के बाद जब मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ तो मेरा अपना एक अनुभव है, ये तुलना नहीं हो सकती ना। और 17.5 साल का, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 17.5, देखिए नहीं आप यूं मुझ पर इल्जाम ना लगाएं। आप नहीं सुनिए तो सही, जो आपने कंपैरिजन किया मैं उसी पर आपको अपना पॉइंट रख रही हूँ। मेरी बात के बाद आप ऑडियो ठीक कीजिएगा वंदना जी का प्लीज एक बार। नहीं आप बोलिएगा अपनी बात, आपका ही प्रोग्राम है, आपका ऑडियो ठीक कर रहे हैं वंदना जी, आपके ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है, और जो हम अनुभव का जिक्र कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, हम ये जो स्थिति है, एक जो डर वाली बात हो रही है कि नहीं हर साल 80 से 90 हजार हमारी सेना में वैकेंसीज होती हैं, 2020 के बाद तो भर्तियां ही नहीं हुई है, ये जो एक डर आ गया है किसी तरह से, जो मैं ये कहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है,
इस पर भी काम करने की जरूरत है। भरोसे की जो कमी हो गई है। देखिए, जो ये स्कीम आई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कीम आई है, इसमें बहुत सारे मुद्दों को क्लियर नहीं किया गया है। जो मैं बात करूं, 4 साल की स्कीम, 4 साल के बाद जो 25% लोग बचेंगे उनकी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं? आगे क्या उनको परमानेंट 15-20 साल पेंशन की कोई गारंटी है? 75% तो वैसे वापस जा रहे हैं, लेकिन जो 25% बचेंगे, क्या सेना के अधिकारी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? सेना के अंदर अभी भी बहुत सारी परेशानी है, सेवादारी प्रथा है, जवानों के साथ बहुत सारी परेशानी आती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब उनके ऊपर तलवार लटकी होगी कि 4 साल बाद तुम्हें रहना है, तो वहाँ पे तो चाटुकारी प्रथा चल पड़ेगी। देश के प्रति क्या भावना होगी उनकी? उनको तो बॉस को प्लीज करके अपना 4 साल नौकरी बढ़ाना है। तो ये सरकार क्लियर करे कि 4 साल के बाद जो बच रहे हैं, क्या उनको परमानेंट रखेंगे हम? उनको पेंशन देंगे? मैंने पीछे भी कहा है कि युवाओं में रोष का, पहली बात, रोष प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलवे ट्रैक को जलाना एक गलत है। मेरी अपील है देश के सभी युवाओं से, वो अपने आप को सेना में भर्ती के योग्य मान रहे हैं, तो यह आचरण उनको शोभा नहीं देती। उनके अंदर गुस्सा है, उस गुस्से से हम सहमत हैं। राकेश जी मुझे एक चीज बताइएगा, जो स्कीम आई है राकेश जी, अगर हम 10वीं के बाद या 12वीं के बाद विशेष तौर पर एक नौजवान जब बाहर जाता है किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी, या मान लीजिए वो ग्रेजुएशन ही करता है, अगर आप बीएड कर रहे हैं या किसी और कोर्स के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में 3-4 साल लग जाते हैं। 21 साल तक तो वो वैसे भी मेंटली, मैं ये समझती हूँ कि प्रिपेयर नहीं होते। बहुत से बच्चे क्लियर होते हैं लेकिन बहुत से नहीं होते। मैं साइकोलॉजिकल पहलू भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हमने कोशिश की थी कोई एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते तो एक मेंटल सिचुएशन पर भी बात होती। तो हम इसमें एक चीज, क्या ये पॉजिटिव नहीं मानी जा सकती कि आप 21 साल की एज तक तो वैसे भी कंफ्यूज रहते हो, एटलीस्ट आप एक राइट डायरेक्शन में रहोगे यहाँ पर, और आप डिसिप्लिन वाइज भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, हम क्या ये ना माने कि आप स्ट्रांग होकर भी बाहर आ सकते हैं, और फाइनेंशियली आपकी एक बैग होगी, आपकी सेल्फ इनकम होगी। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन सेना से जुड़ने का जो एक आज के समय में लोगों को देश प्रेम की भावना है, दूसरा लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी फैमिली के लिए, वो कहीं ना कहीं उनको दिख नहीं रहा है और क्लैरिटी नहीं है पूरे चीज़ों में। मैं पीछे भी बताया था कि इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी। जो पूर्व सैनिक संगठन है, जो सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हमारी भी संस्था पूरे देश के 26 राज्यों में है, कोई राय नहीं ली गई। हमने भी इसके ऊपर विचार डाला था कि सेना के अंदर अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आप ये भी अनिवार्य करें कि जो लोग बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, जो राजनीति में भी आना चाहते हैं, उनको 5 साल सेना में करना चाहिए। हम केवल इसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल ना बनाएं। सेना देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, देश के रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम कंटेक्चुअल ना बना के इसके ऊपर बड़ी सोच समझ से विचार करने की ज़रूरत है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाएं। अभी भी मेरा सुझाव है कि 75 to 80% रेगुलर भर्ती करें, 15 से 20% लोगों को वो अलग से करें कि हम 4 साल के लिए आपको ले रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट ठीक से चलेगा, अगर सक्सेसफुल रहेगा तो इसको हम चलाएंगे, क्योंकि भारत एक यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है। हाँ, ठीक बात है। और जो लोग बाहर आएंगे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार सुनिश्चित करे। वंदना जी जुड़ गई हमारे साथ, दिखाएगा बाकी मेहमानों को स्क्रीन पर। हाँ वंदना जी, वंदना जी बोलिए आप। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है वंदना जी के ऑडियो में, हम उसे ठीक करने की कोशिश करें। ढींगरा साहब, अगर हम सजेशंस का ही जिक्र करें, सर विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकजुटता भी तो जरूरी है ना सर। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अच्छी नहीं है, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक एक ईंट से जब घर बनता है, ऐसे ही तो हमारी जो संपत्तियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां, उसमें सभी का योगदान है। अगर वो इस तरह से की जाएंगी, तबाह की जाएंगी, तो भी तो ठीक नहीं है ना। विपक्ष क्यों नहीं एकजुट होता?
विपक्ष तो एकजुट है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा विपक्ष अपनी बात पूरी मुस्तैदी से रखता रहा है। 8 साल हो गए, हम ये सारे जितनी प्रयोगशाला हो रही हैं, हम तो ये प्रयोगशाला मोदी जी की देखते रहते हैं और हम अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनको एक्सपेरिमेंट छोड़कर इम्प्लीमेंटेशन पे सही ढंग को आप ये बताइए कि जो पहले फौजी होता था उसको करीबन 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के करीब सैलरी मिलती थी, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, तो उसकी पेंशन, उसकी सैलरी, उसकी अमाउंट सारी बंद करके आप मुझे मेरी बात सुन पा रही है? मैं सुन रही हूँ आपको, आप बोलिए। उसकी पेंशन, उसकी अमाउंट, उसकी सैलरी, उसका सारा कुछ बंद करके आप नई प्रयोगशाला ला के उसके साथ एक खिलवाड़ करने की पोजीशन कौन कर रही है? मोदी सरकार। तो यही किसानों के साथ किया था, यही सबके साथ किया था। तो मेरा तो इनको फिर सुझाव है कि ये जो अग्निपथ और अग्निवीर लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको बंद करके पुरानी योजना के ऊपर दोबारा लाया जाए। जिस तरह से 2004 में वाजपेयी जी ने आम लोगों की, जो लोग काम करते थे, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। हमारी कांग्रेस की सरकारें जहां पे हमने दोबारा से पेंशन लागू करने की बात रखी है, लेकिन सेंट्रल सरकार कह रही है हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप ये देखिए किस तरह का प्रयोग जो है मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरी इनको फिर सजेशन है कि ये सारे ऐसे इधर उधर के जो फैसले हैं, इनको बंद करके दोबारा से जो पुराना फौजियों का जो सिस्टम रहा है, और हमारे देश में 1971 की लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने जो पाकिस्तान को मुंह की दिखाई थी, बांग्लादेश को अलग करने का काम किया था, ऐसे ही फौजियों के अंदर पूरी, हमारे जो सेना है उनके अंदर पूरा जोश भरने का काम करने चाहिए। ये फालतू के काम बंद करके ये अग्निपथ और अग्निवीर जो पिक्चरों के नाम दे रहे हैं, इनको बंद करके दोबारा से फौजियों की पेंशन भी, वंदना जी, उनको पूरी अमाउंट भी, सारी चीज उनको देनी चाहिए। वंदना जी, दूसरी बात एक और इसके साथ एक सिर्फ और बात जोड़ना चाहता हूँ। मोदी जी ने अपने आप खुद कहा था कि हम जो है 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को देंगे, वो तो बंद कर दी और 9 रैंक 9 पेंशन शुरू कर दी। अब उनका ना कोई रैंक है, ना उनकी कोई पेंशन है, उनका टाइम पीरियड तय कर दिया और कंट्रैक्चुअल जो है ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। ये सारे देश में ठेकेदारी प्रथा शुरू करके सारे देश का भट्टा बिठाने का काम। चलिए ठीक है सर, आगे आपका पॉइंट आ गया सर, ठीक है, काम के ऊपर रहे। ठीक है वंदना जी। देखिए जीनत, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए सबसे पहले जो एक चीज बार बार ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम 3 गुना जो लोग हैं वो आर्मी में अगर उनको भेजा जाता है तो उसमें से 25% परमानेंट भर्ती हो जाएगी उनकी। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है ये आप मुझे बताइए, क्या हमारी सेना ट्रेनिंग कराने के लिए नहीं है? वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए। इसके पीछे अगर कुछ किया जा रहा है तो कोई तो कारण होगा। और जो अरे फिर आपके बीच में सर, बीच में नहीं प्लीज। ढींगरा साहब आप बोल रहे थे तो सभी सुन रहे थे ध्यान से, प्लीज पूरी करने दिया जाए, बात पूरी करने, नहीं प्लीज बात उन्हें पूरी करने, नहीं सर प्लीज बीच में नहीं। क्या आरती के बाद में सिखाएंगे सबसे ज्यादा? मेरा तो सवाल है कि 25% ठीक है, वो रख रहे हैं अपना पॉइंट, प्लीज। हुआ उसमें पेड़ गिरे, बिल्डिंग गिरी, ये सब आप ही पूछा करते हैं। चुपचाप सुनिए, सबसे पहले हमारी आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे आर्मी के जो हमारे अधिकारी हैं उनकी कोई सोच है, उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर वो ट्रेन किए जाएंगे, उस ट्रेनिंग वाले लोगों को हम वेस्ट क्यों करेंगे? आप सिंपल समझिए कि अगर बच्चों को लगता है कि 4 साल के लिए जा रहे हैं तो ऑलरेडी प्री प्लान होगा, उनके माइंड में प्लान होगा। जैसे आप अभी देखिए कि जुडिशरी में पहले क्या होता था, अगर जुडिशरी का एग्जाम देना चाहता है तो बच्चा लॉ करते ही दे सकता था, लेकिन अभी एक नया रूल आया है कि उसको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेंशन तो है कि जुडिशरी में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी मुझे 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। IAS के लिए अगर कोई सर्विस के लिए ड्रॉइंग करके तैयारी करता है तो प्लान होगा, उसके माइंड में चीज होती है पहले से कि हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे चाहे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको कहा कि हम CPRP में इनको प्रायोरिटी देंगे। यूपी ने भी कहा, हरियाणा ने भी कहा कि हम इनको पुलिस में प्रायोरिटी देंगे। अगर उनको 21 साल तक बच्चा सिर्फ पढ़ता है, वो आर्मी में जाता है, कमाता भी है 21 साल तक। और नहीं, अब पहले साल में सिर्फ 46,000 भर्तियां अगर होंगी और उसमें से 75% बाहर आएंगे तो वो कितने हुए आप सोचिए जरा। उसके बाद
और जॉब कितने लोगों को चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में? अब हमें तो ये भी देखना पड़ेगा ना। दरअसल अगर मैं रेणु जी एक चीज पूछूं, देश सेवा की बातें तो हो रही हैं, मगर एक रोजगार भी है इसके पीछे। रोजगार के तौर पर भी तो लेते हैं ना कुछ लोग इसे। नहीं देखिए, रोजगार के रूप में तो इनको 21 साल का बच्चा कौन सी जॉब में जाता है, मुझे ये बताइए। 17 से 21 तक निकल जाएगा आर्मी में से। एक सेकंड सर, हाँ इनका स्टेटमेंट पूरा होने देते हैं। वंदना जी, अब जी देखिए, हाँ रविंद्र जी एक सेकंड। वंदना जी, आप कुछ और कहना चाह रही हैं या आपकी बात पूरी हो गई? मैं यही कह रही हूँ 21 साल तक बच्चा जो है वो निकल जाएगा। अगर वो परमानेंट नहीं होता है तो 21 साल से पहले किसकी जॉब लगती है, मुझे ये बताइए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या पहली बार आया है? अधिकारियों के लिए भी है, वो भी जॉब करते हैं, बाहर आते हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो 21 साल का हुआ है, आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी बात को भी माना जाए, वैसे 21 साल के बच्चे का आप जिक्र करें, वो 17.5 से 21 साल के बीच में जो एज है वो एक मेंटली डेवलपमेंट वाला भी पीरियड होता है। आप मुझे बताइए कि ये जो विरोध हो रहा है अलग अलग जगहों पर, फिर आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जो विरोध हो रहा है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इनको समझाने की आवश्यकता है और उस तरफ, उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो कम से कम इस चीज को समझे कि ये देश के हित में है, ये बच्चों के हित में है। बच्चा एक अनुशासित होगा, वो बाहर जब निकलेगा अनुशासन को जानेगा। कोई ऐसी विंडो ओपन हुई है जहां पर ये लोग, अगर मैं मानूं आपकी बात को कि विपक्ष नहीं समझ रहा, विपक्ष राजनीति कर रहा है और जो लोग सड़कों पर है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप समझा नहीं पाए या कोई ऐसी विंडो ओपन की है आप लोगों ने कि ताकि ये लोग अपनी बात रख सके? देखिए, सबसे पहले जो विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां, वो तो विरोध करेंगे, उनको समझा नहीं सकते। लेकिन आपकी बात सही है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्रोग्राम जरूर स्टार्ट होगा जिसमें हम इंटरेक्शन कर सके और उनसे बात कर सके। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं, कृपया करके इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, अपना शांतिपूर्ण नहीं। फिर तो ये भी है ना कि सरकार की योजनाओं के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और नेता जाते हैं जनता के बीच में। अगर आप लोग इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर क्या उसके लिए स्टेप नहीं होना चाहिए था? रविंद्र जी, आप बात रखिएगा अपनी जल्दी से। विजेंद्र जी, माफी चाहती हूँ। ठीक है वंदना जी, ठीक है, अभी आपकी बात आ गई मैम। हाँ बोलिएगा सर। जीनत जी, हाँ, सबसे पहले जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, देखो युवाओं को रोजगार चाहिए और ये कहते हैं कि 25% जो है ना इसमें रिटेन करेंगे। आपने ठीक पूछा कि 46,000 आप इनरोल कर रहे हैं, उसमें 25% कितने रहेंगे? बाकी तो सारे बाहर चला जाएंगे। हाँ। 2018-19 में लास्ट भर्ती हुई थी आर्मी की, जिसमें लगभग 80,000 जवानों को भर्ती किया गया था। अभी 3 साल खाली निकल गए हैं, तो लगभग 2.5 लाख जवानों की भर्ती आर्मी में अभी आज खाली है। अगर आपने 25% निकाल करके आर्मी की स्ट्रेंथ को पूरा रखना है तो कम से कम आज आपको 7.5 लाख की वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, जिसमें से 25% रख करके आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ पूरी हो जाती। आप 2.5 लाख रख लेते, 5.5 लाख को आप जो है ना 4 साल के बाद निकाल देते। ये तो एक तरफ वही सही था, लेकिन आपने 2.5 लाख की जगह भर्ती ही 46,000 की निकाली है। उसका केवल मात्र आप 25% रिटेन करेंगे, यानी कि 25% बन गया इसका 10,000 9,000 समथिंग, वो रिटेन करेंगे, बाकी को आप बाहर कर देंगे। तो इससे किस प्रकार से आप रोजगार की बात करें? दूसरी बात जीनत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार का पक्ष हमेशा बार बार ये होता है कि विपक्षियों के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है, विपक्षी युवाओं को भड़का रहे हैं। तो क्या किसानों को के समय भी इन्होंने इसी प्रकार की बातें की थी? ये राजनीतिक लोग जो है ना इनको भड़का रहे हैं, ये इनको मान लेना चाहिए सरकार को। जब युवा किसी भी वर्ग में जोश आता है, उसके विरुद्ध कोई बात जाती है, तो वो राजनीतिक लोगों से प्रभावित होकर के कभी आगे नहीं आता। उनके अंदर का गुस्सा, अंदर का जज्बा होता है, जिसको लेकर के वो आगे आते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक कारण नहीं होता है। दूसरी बात जीनत जी, एक और इन्होंने तर्क दिया था, मैं दिन में देख रहा था कि इसमें लोग महाप्रेस इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा और इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट लेकर के जब ये सिविल में आएंगे, इनके पास सर्टिफिकेट भी होगा और पैसा भी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि हमें शिक्षा देने के लिए भी आर्मी का सहारा लेना पड़ता है? आर्मी देश की सुरक्षा के लिए होता है। आज चारों तरफ हमारे कितनी असुरक्षित माहौल है, उधर चाइना कितना असुरक्षा पैदा कर रहा है, उधर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, वो कितना हमारे को, उधर से हमारे को कितना खतरा है।
पाकिस्तान बार बार आंखें दिखा रहा है, तो चारों तरफ हम असुरक्षित है। और फिर आप सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर आप इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आर्मी के लिए और देश के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। आपने बार बार एक क्वेश्चन पूछा कि इससे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन्हों जी देखिए, बिल्कुल वेरी क्लियर, स्पष्ट है। यदि हमारी सेना कमजोर होगी तो हमारे बॉर्डर कमजोर होंगे, और यदि हमारे बॉर्डर कमजोर होंगे तो देश में असुरक्षा की भावना आएगी। निसंदेह देश में फिर से दोबारा से वही चीजें शुरू हो जाएंगी, ये इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि पिछले 7-8 सालों में हमारे देश में जो बम विस्फोट हुआ करते थे, जगह जगह धमाके हुआ करते, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई हुई है। उसके लिए हम सेना को बधाई भी देते हैं, और मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल मजबूती से काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वही दोबारा फिर असुरक्षा की भावना देशवासियों में पैदा हो जाएगी। एक और हमारे राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं बड़ा उनका सेकंड करता हूं, उसका समर्थन करता हूं, कि जब एक जवान के मन में ये होगी कि मुझे 4 साल के बाद एक इम्तिहान देना है और एक परीक्षा के अंदर से गुजरना पड़ेगा, मैं रिटेन रहूंगा या आउट जाऊंगा, तो उसमें चाटुकारिता बढ़ेगी। उस जवान का भी शोषण होगा और वो अधिकारी भी उसको शोषित करने का काम करेंगे, जिसके कारण वो न अच्छी ट्रेनिंग ले पाएगा, न अच्छा कार्य कर पाएगा। इसलिए इसमें चाटुकारिता का भी एक बढ़ावा मिलेगा, जिसको रोकने के लिए हमें सेना को स्थायी रूप से ही रखना होगा। हाँ, इसमें एक कारण हो सकता है, मैं इसका जवाब एक सेकंड। अच्छा, जल्दी से बोल लीजिए सर। हाँ, इसका एक कारण हो सकता है, अगर आपने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू ही करना था, तो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है और अन्य जो पुलिस की टुकड़ियां हैं, वहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर लेते, सफल हो तो आगे बढ़ा लेते। ठीक है सर, ठीक है। अरुण हुड्डा जी, आपके फाइनल कमेंट सजेशन के तौर पर जल्दी से सर, 1 मिनट में। देखिए, बहुत हमने सबने अपील कर ली युवाओं से और सबसे। हमारी भी अपील है शांतिपूर्ण ढंग से करे, कानून की मर्यादा में रहकर करे, लेकिन एक अपील और प्रार्थना प्रधानमंत्री और बीजेपी से भी है, वो जल्दी से जल्दी युवाओं के बीच आकर, वो अक्षय कुमार को तो अपना इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन आज युवाओं को जरूरत है प्रधानमंत्री जी की मोदी, वो आए, समझाएं इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। नुकसान हमारे को साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं, वो समझा नहीं पाएंगे। अगर नहीं समझा पा रहे तो इसको हटा दे, जल्दी से जल्दी स्कीम को हटाया जाए। बार बार देश को आंदोलन की आग में ना झोंका जाए। इस देश का युवा बहुत ही हताश निराश हो चुका है। ठीक है, सरकार अपने कार्यों से इसको और ज्यादा हताश और निराश ना करे। ठीक है, तमाम जगह भर्तियां खाली पड़ी है, उन भर्तियों को अच्छे ढंग से भरे, जहां पर रिश्वत लेकर पर्ची खर्ची के माध्यम से नौकरियों को बेचा जा रहा है। बीजेपी उनको बंद कर ले, युवाओं को अच्छा रोजगार अपने आप मिल जाएगा। और ये पर्ची और खर्चे वाले जो बात की आपने, इसके तो क्या होता है कि आप प्रूफ रखिए और फिर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसके बाद आप कानूनी लड़ाई लड़िए। राकेश जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, बहुत छोटा सा सर। ठीक है सर, वक्त की बंदिश है बहुत ज्यादा। राकेश जी, क्या टाइमिंग और एज को लेके फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता था, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर। शायद ये स्थिति ना होती और अभी भी संभावनाएं, अगर सजेशन भी आप देना चाहें तो। देखिए, उम्र सीमा की जहां तक बात है, 2 साल जिन युवाओं ने पूरी तैयारी की है सेना में आने के लिए, हाँ। तो मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि 1 साल के लिए, केवल 2022 के लिए, लेकिन 2020 में जो युवा नहीं कर पाए उनके लिए भी कम से कम साल का, अगले साल टाइम बढ़े। देखिए, कई चीज़ें हैं जिसमें हम रक्षा मंत्रालय आगे आकर बातों को रखे ताकि युवाओं को उनके ऊपर भरोसा हो। ठीक, और भरोसा जितना जल्दी कायम होगा, आंदोलन देश में नहीं होना चाहिए। इससे हमारे युवा पीढ़ी का भी नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं देश का नाम भी एक गलत संदेश जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है कि सेना में भर्ती के नाम पे हंगामा हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए और विशेषकर युवा भी संयम बरतें और सरकार को भी आगे बढ़ के अपनी बात रखने की जरूरत है। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तकरीबन 27% से ज्यादा आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की युवा है। भारत युवाओं का देश है।
कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि सरकार से शायद जल्दबाजी हो गई है। हम तो हर सूरत में चाहते हैं कि सरकार भी अपने दरवाजे खुले रखे, और सरकार कह भी रही है। दूसरा, युवाओं को भी चाहिए कि वो इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। आपके पास विरोध के 1000 तरीके। मैंने कल भी एक बात कही थी, संविधान अगर आपको अधिकार देता है तो संविधान आपकी जिम्मेदारियां भी तय करता है, बशर्ते कि आप संविधान की किताब को खोलिए और पढ़िए और अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को समझिए।